मैं विभा मिश्रा कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत 5 अंक के प्रश्नों का पार्ट 3 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने 5 अंक के वीडियो बनाए हैं। आज पार्ट 3 का 5 अंक का वीडियो मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसमें यूनिट 4 बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण, इसमें कुल 7 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता को विस्तार से समझाइए। यहाँ मैंने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 एक साथ लिए हैं। प्रश्न 2 में लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। ये प्रश्न या तो इस तरीके से पूछा जा सकता है या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है। और प्रश्न पत्र में कोई भी इनमें से एक प्रश्न आएगा। इसकी अपेक्षा इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है, स्पष्ट कीजिए। तो ये हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो अर्थ एवं परिभाषा जैसे लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेता व विक्रेता के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म या व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ने से पहले हम एक काल्पनिक दुनिया पर चलते हैं। ये पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो बाजार का एक प्रकार है। तो हम काल्पनिक एक ऐसे बाजार में चलते हैं जहां हम देखेंगे कि बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता और एक समान वस्तु, यानी वस्तु के में किसी भी प्रकार से कोई अंतर ना हो, किसी भी प्रकार से। और जो एक समान वस्तु हो उसकी कीमत भी एक समान हो, एक ही कीमत पर एक समान वस्तु, बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता। अब वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये कौन सा बाजार कहलाएगा, ये काल्पनिक बाजार। ऐसा बाजार वास्तव में नहीं होता। हम देखते हैं कि वस्तुएं भी कई प्रकार की होती हैं, कीमतें भी कई प्रकार की होते हैं और क्रेता विक्रेता भी लगभग सीमित होते हैं। तो ये जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, इसकी अभी हम विशेषता देखेंगे तो और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है वो ऐसा बाजार वास्तविक जीवन में नहीं पाया जाता। इसमें क्रेता विक्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होती है बहुत अधिक, और कोई भी फर्म या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। और पूर्ण प्रतियोगिता वस्तुओं का जो मूल्य होता है प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। इसकी हम विशेषताएं देखेंगे। तो जैसे पहली विशेषता है क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। तो हमें ये देखना है कि इसमें अधिक संख्या लिखा हुआ है, लेकिन हमें जब हम इसकी व्याख्या लिखेंगे तो हमें ये बताना होगा कि कितनी अधिक संख्या। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की इतनी अधिक संख्या होती है कि वह वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। अर्थात प्रत्येक क्रेता विक्रेता का बाजार में स्थान नगण्य होता है। ये काल्पनिक स्थिति है, यानी इसमें बहुत अधिक संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, इतने अधिक संख्या में होते हैं कि कोई भी क्रेता विक्रेता बाजार में वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका स्थान बाजार में नगण्य यानी ना के बराबर होता है। जैसे एक कहावत है ना कि एक बनिया नहीं आएगा तो बाजार नहीं लगेगा क्या। तो ये कहावत यहाँ सिद्ध हो सकती है कि बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता वे वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। तो हमें अधिक संख्या में ये बताना है कि कितने अधिक, इतने अधिक कि वो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक क्रेता या विक्रेता जो होते हैं उनका बाजार में स्थान जो होता है वो नगण्य, यानी एक क्रेता बहुत कम सामान ना के बराबर खरीदता है और विक्रेता भी बहुत कम ना के बराबर बेचता है। ये काल्पनिक स्थिति, ये हमें बार बार ध्यान में रखना है कि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। फिर दूसरी विशेषता है समरूप वस्तु। समरूप यानी समान रूप। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक वस्तु एक समान होती है, अर्थात रंग, रूप, गुण आदि में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता। वस्तु में समरूपता होने के कारण विक्रेता वस्तु की कीमत अधिक नहीं ले सकता। काल्पनिक स्थिति है ये, यानी बाजार में जो भी वस्तु पाई जाती है वो पूर्ण रूप से एक समान होती है। चाहे वो पैकिंग में ले लें, चाहे क्वालिटी में ले लें, चाहे रंग में ले लें या गुण में ले लें, वो वस्तु जो होती है एक समान। और वास्तविक जीवन में हम क्या देखते हैं कि कोई भी वस्तु एक समान नहीं होती। यदि हम कोई टमाटर भी ले लें मान लीजिए, तो टमाटर जो होते हैं वो भी अलग अलग
प्रकार से होते हैं, कच्चे टमाटर, पके टमाटर, या खट्टे या कम खट्टे, या कई प्रकार के होते हैं, जिसके कारण उनकी कीमतें अलग अलग हो जाती हैं। तो ये काल्पनिक स्थिति है। इस स्थिति में जो भी वस्तु होती है वो पूर्ण रूप से एक समान होती है, और एक समान होने के कारण उसकी कीमत भी एक होती है। फिर तीसरी विशेषता है क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान। अब पूर्ण ज्ञान से आशय क्या है कि पूरे तरीके से उनको पता होता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता को बाजार की पूरी पूरी जानकारी होती है कि कौन सा क्रेता एवं कौन सा विक्रेता कौन सी वस्तु को किस कीमत पर खरीद रहा है अथवा बेच रहा है। तो यहाँ पूर्ण ज्ञान से आशय हमें देखना है कि फिर ये देखें, फिर ध्यान रखेंगे हम ये कि काल्पनिक स्थिति ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि कौन सा क्रेता कौन सा विक्रेता कौन सी वस्तु किस कीमत पर कितनी मात्रा में खरीद रहा है या बेच रहा है, एक दूसरे को पता नहीं होता है। और ये काल्पनिक स्थिति है, इसमें सबको पता होता है कि कितनी वस्तु कौन सी कीमत पर खरीदी जा रही है अथवा बेची जा रही है। अगली विशेषता है फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र। अब यहाँ प्रवेश से आशय है कि फर्में जो होती है वो उद्योग के अधीनस्थ कार्य करती हैं। एक उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी फर्में होती हैं। तो फर्में जो होती हैं वो उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन से यहाँ आशय है कि कोई भी फर्म जब अपना उत्पादन प्रारंभ कर देती है यानी वो बाजार में प्रवेश कर गई। और बहिर्गमन से आशय है कि उद्योग में जो भी फर्म या बाजार में जो भी फर्म अपना उत्पादन जो होती है वो बंद कर देती है, वो कहलाती है बहिर्गमन की स्थिति। जैसा कि लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। अर्थात कोई भी फर्म प्रतियोगिता की दृष्टि से अपना उत्पाद प्रारंभ कर सकती है एवं कोई भी फर्म हानि होने पर अपना उत्पादन बंद करके उद्योग से बाहर भी हो सकती है। फर्में जो होती हैं कब प्रवेश करती, कब अपना उत्पादन प्रारंभ करती हैं, जब उन्हें लाभ होता है या लाभ कमाने के उद्देश्य से या प्रतियोगिता के उद्देश्य से वो अपना उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपना उत्पादन प्रारंभ किया या ना उन्होंने बाजार में या उद्योग में प्रवेश किया और हानि होने की स्थिति में वो अपना उत्पादन बंद कर देती हैं। तो बंद करना यानी बहिर्गमन, वो बाजार से बाहर चली जाती हैं। तो यहाँ विशेषता है कि कोई भी फर्म कभी भी उद्योग में चाहे तो प्रवेश कर सकती है और चाहे तो बहिर्गमन कर सकती है। तो ये कैसी स्थिति, काल्पनिक, क्योंकि वास्तविक जीवन में हम क्या देखते हैं कि हर उद्योग या हर फर्म जो होता है वो प्रवेश यानी अपना उत्पादन प्रारंभ आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि कई प्रकार की फॉर्मेलिटीज होती हैं या वो जोखिम नहीं उठा पाता। इसी प्रकार से कोई भी फर्म या कोई भी उद्योग जो अपना उत्पादन एकदम से बंद नहीं करता, क्योंकि जोखिम वो जो होता है उत्पादक जो होता है वो हानि भी वहन करता है या विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के पश्चात भी अपना उत्पादन प्रारंभ करता है, जारी रखता है। तो ये काल्पनिक स्थिति है। इस स्थिति में प्रवेश एवं बहिर्गमन जो होता है वो स्वतंत्र होता है। अगली विशेषता है परिवहन लागतों का शामिल न होना। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं को विक्रय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में होने वाला व्यय शामिल नहीं होता। प्रत्येक क्रेता विक्रेता एक दूसरे के अत्यंत निकट संपर्क में होते हैं। काल्पनिक स्थिति है ये। परिवहन लागतें क्या होती हैं? जब वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में जो व्यय होता है वो कहलाता है परिवहन लागतें। हम देखते हैं कि यदि हम मंडी से सब्जी लाएं तो वो हमको कुछ कम दाम में मिलेगी, और हम घर के सामने यदि हाथ ठेले वाले से सब्जी लें तो वो कुछ महंगी मिलेगी। कारण क्या है कि वो जो वाहन से जो व्यय होता है वो भी उसमें जोड़ लेता है। ये हम देखेंगे, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुएं हमको उपलब्ध नहीं हो पाती, वो बहुत मुश्किल से उपलब्ध होती हैं, तो उसमें आवागमन के साधनों से जो आती हैं वो लागत व्यय उसमें शामिल होता है। तो ये वास्तविक स्थिति है। यदि परिवहन लागत व्यय उसमें शामिल करते हैं तो वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन जो पूर्ण प्रतियोगिता अपन पढ़ रहे हैं ये काल्पनिक स्थिति है, इसमें परिवहन लागतें शामिल नहीं होती, इसलिए वस्तुओं की कीमत जो होती है एक सी होती है। तो इसमें लाने ले जाने में होने वाले व्यय जो वो शामिल नहीं होता। प्रत्येक क्रेता विक्रेता अत्यंत निकट संपर्क में होते हैं, यानी उन्हें परिवहन लागतों की आवश्यकता ही नहीं होती। तब क्या होता है, वस्तु की कीमत एक समान हो जाती है। फिर चूंकि 5 अंक का प्रश्न है तो हमें 5 ही बिंदु लिखना है, पर्याप्त व्याख्या करना है 5 अंक के लिए। फिर भी एक पॉइंट और अपन देखने जा रहे हैं कि उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। उत्पत्ति के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस जो होते हैं वो पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं इस काल्पनिक स्थिति में। यानी कोई भी साधन, जैसे कि लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के प्रत्येक साधन एक उत्पादक से दूसरे उत्पादक के पास आ जा सकते हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान भी आ जा सकते हैं। वास्तविक स्थिति क्या होती है, वास्तविक स्थिति में होती है कुछ साधन तो आ जाने, जैसे भूमि, भूमि स्थिर होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती। इसी प्रकार से श्रम, श्रम चूंकि गतिशील जरूर होता है लेकिन वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं आ जा सकता। जब उसे मन माफिक काम नहीं मिलेगा या अपनी इच्छा अनुसार या उसकी सुविधा अनुसार कार्य नहीं मिलेगा, तब तक वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं। इसी प्रकार से विभिन्न साधनों में विभिन्न प्रकार की बंदिशें होती हैं या मजबूरियां होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं आ जा सकते। लेकिन इस काल्पनिक स्थिति में उत्पत्ति के साधन में पूर्ण गतिशीलता होती है। प्रश्न तीसरा, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बाजार मूल्य जो होता है वो बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य होता है। अल्पकालीन मूल्य से आशय है ये जल्दी जल्दी बदलता है। अब हम काल्पनिक दुनिया से निकल के अब हम जैसे वास्तविक दुनिया में चलते हैं जिसको हम बाजार मूल्य कह रहे हैं। तो बाजार मूल्य जो होता है वो एक अल्पकालीन मूल्य होता है। वास्तव में हम जो देखते हैं बाजार में कीमतें जो होती है बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं होती, वो क्या होती है जल्दी जल्दी बदलती हैं। तो वही अल्पकालीन मूल्य जो है वो बाजार मूल्य है। फिर दूसरा है जैसे बाजार मूल्य जो होता है वो वास्तविक मूल्य होता है। वास्तविक मूल्य है ना जो काल्पनिक के विपरीत स्थिति वास्तविक। पहला है अल्पकालीन मूल्य होता है यानी कम समय के लिए होता है, जल्दी जल्दी बदलता है। वास्तविक मूल्य से आशय है ये वास्तविक जीवन में पाया जाता है। फिर तीसरा है जैसे बाजार मूल्य का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन के द्वारा होता है। वास्तविक स्थिति में क्या होता है कि कभी मांग अधिक होती है, कभी पूर्ति अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है कीमतें परिवर्तित होती हैं। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं, वास्तविक बाजार में क्या देखते हैं कि कीमतें जो होती परिवर्तित होती हैं। तो कीमतों में जो परिवर्तन होता है वो मांग एवं पूर्ति के बदलने के कारण होता है, अस्थायी संतुलन के कारण होता है। यदि हम देखते हैं किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं। पूर्ति ज्यादा हो जाती है, वस्तु में सामान बहुत ज्यादा आ जाता है तो कीमतें कम होने लगती हैं। तो जब मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसके अस्थायी संतुलन के कारण जो कीमतें बदलती हैं वो कहलाता है बाजार मूल्य। फिर चौथा है कि बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग तत्व का अधिक प्रभाव होता है। अब जैसे अपन ने पहला पॉइंट देखा था कि बाजार मूल्य जो होता है अल्पकालीन मूल्य होता है, तो अल्पकालीन मूल्य में जो होता है मांग तत्व का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं जैसे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे दूध, सब्जी, मछली, अंडा, ये शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो इन वस्तुओं का क्या होता है कि जो भी मूल्य होता है वो मांग के अनुसार तय होता है। यदि वस्तु कम है और मांग ज्यादा है तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, और यदि वस्तु नहीं बिक रही तो उसकी कीमत कम कर दी जाती है, क्योंकि नष्ट होने से अच्छा है वो वस्तु बिक जाती है। तो बाजार मूल्य चूंकि अल्पकालीन मूल्य होता है तो इसमें मांग तत्व का अधिक प्रभाव पड़ता है वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में। फिर पांचवा है बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के आसपास होता है। ये अपन अगला पॉइंट प्रश्न देखेंगे उससे और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो सामान्य मूल्य जो होता है केंद्र में स्थित होता है और बाजार मूल्य उसके आसपास जो है वो चक्कर लगाता है या उसके ऊपर नीचे होता है। जैसे हम कहें मान लीजिए आलू का भाव 20 रुपए है, तो 20 रुपए एक सामान्य स्थिति हो गई। अब 20 से कभी कम भी हो सकता है आलू का मूल्य और 20 से ज्यादा भी हो सकता है। तो जो घट रहे और बढ़ रहे हैं वो बाजार मूल्य हो जाएगा, और केंद्र में जो स्थित जो हम 20 रुपए की बात कर रहे हैं वो सामान्य मूल्य कहलाएगा। तो बाजार मूल्य जो होता है वो सामान्य मूल्य के आसपास होता है। इसी प्रकार से अब हम सामान्य मूल्य पुनः जो अपन ने अभी देखा था, जो पूर्ण प्रतियोगिता जो काल्पनिक स्थिति देखी थी उससे संबंधित है ये सामान्य मूल्य। तो सामान्य मूल्य जो होता है वो दीर्घकालीन मूल्य होता है। जैसे अभी अपन ने बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य देखा था, सामान्य मूल्य जो होता है वो दीर्घकालीन, इतना लंबा समय मिलता है कि जितनी मांग होती है उसके अनुसार पूर्ति का समायोजन कर लेते हैं, और पूर्ति का समायोजन कर लिया तो कीमत जो होती है वो सामान्य स्थिति में आ जाती है। तो सामान्य मूल्य जो होता है वो दीर्घकालीन मूल्य होता है, और सामान्य मूल्य एक काल्पनिक मूल्य होता है। बाजार मूल्य जो वास्तविक मूल्य होता है, और सामान्य मूल्य काल्पनिक, जैसे भी अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पाया जाता है काल्पनिक मूल्य। फिर सामान्य मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के स्थायी संतुलन के द्वारा होता है। चूंकि ये दीर्घकालीन मूल्य है तो इतना लंबा समय मिलता है इसमें कि मांग के अनुसार पूर्ति का समायोजन होता है। जब समायोजन हो जाएगा तो उनका संतुलन स्थायी हो जाएगा। स्थायी संतुलन में कीमत जो होती है वो इस स्थिति पर आ जाती है जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है। फिर सामान्य मूल्य के निर्धारण में
मांग की अपेक्षा पूर्ति तत्व अधिक प्रभावशाली होता है। अभी अपन ने बाजार मूल्य में देखा था मांग तत्व अधिक प्रभावशाली होता है, यहाँ मांग की अपेक्षा पूर्ति तत्व अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें चूंकि दीर्घकालीन मूल्य होता है, इतना समय मिलता है कि मांग के अनुसार पूर्ति का समायोजन किया जा सकता है। एक मशीन की जगह 2 मशीन काम पर लाई जा सकती है, टेक्नोलॉजी बदल दी जाती है, जिससे कि जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो जाती है, और पूर्ति अधिक हो जाती है तो कीमतें जो होती हैं वो परिवर्तित हो सकती हैं, चाहे कम हो सकती हैं। फिर अगला है सामान्य मूल्य केंद्र में स्थित होता है। पूर्ण प्रत्ययता मूल्य निर्धारण अभी हम देखेंगे, तो उसमें ये जो है सामान्य मूल्य, जहां मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, वो केंद्र में स्थित मूल्य जो होता है वो सामान्य मूल्य कहलाता है। तो ये अपन ने अलग अलग देखे। तो बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में जब हम अंतर लिखेंगे तो जो मुख्य चीजें हैं इसमें, आप जिस प्रकार से ये मैंने अंडरलाइन किया है ऐसे आप अंडरलाइन करके भी लिख सकते हो कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन होता है, वास्तविक काल्पनिक मूल्य होता है, मांग पूर्ति का स्थायी संतुलन, ये स्थायी संतुलन, फिर मांग का अधिक प्रभाव, यहाँ पूर्ति का अधिक प्रभाव, सामान्य मूल्य के आसपास होता है और ये केंद्र में स्थित होता है। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को चित्र द्वारा समझाइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है, जैसे अपन ने पहले देखा था, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है। बाजार का जो प्रकार है पूर्ण प्रतियोगिता, ये काल्पनिक स्थिति है, ऐसा वास्तविक जीवन में नहीं होता। अब पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को हमें चित्र द्वारा बताना है। तो भूमिका में जैसे लिखा हुआ है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो संतुलन मूल्य पाया जाता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की सापेक्षिक क्रियाओं के द्वारा होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियां ही इस कीमत का निर्धारण करती हैं, जिस कीमत पर क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, यह मूल्य संतुलन मूल्य कहलाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य निर्धारण होता है वो कौन सा मूल्य कहलाता है? संतुलन मूल्य। इस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं तथा बाजार साफ हो जाता है, अर्थात ना तो कोई अतिरिक्त मांग होती है और ना ही कोई अतिरिक्त पूर्ति। ये तालिका के माध्यम से भी हम देखेंगे, इसके बाद चित्र के माध्यम से देखेंगे। अब जैसे पहले अपने को 2 कॉलम देखना है, वस्तु का मूल्य और वस्तु की मांग। तो जैसे अपन ने पहले मांग का नियम पढ़ा था कि उपभोक्ता क्या है, वस्तु की मांग करता है, और वस्तु ये मांग का नियम क्या होता है, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा ज्यादा होती है, और वस्तु की कीमत अधिक होती है तो मांगी या खरीदी जाने वाली मात्रा कम, यानी दोनों में विपरीत संबंध होता है। मूल्य हम देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, और जो वस्तु की मांग जो है वो क्या हो रही है, घट रही है। यानी वस्तु का मूल्य 1 है तो वस्तु की मांग 500 है, 2 है तो 400, फिर 3 है तो 300, 4 है तो 200 और 5 है तो 100। ये वही मांग का नियम है जो हम पढ़ चुके हैं। तो उपभोक्ता वस्तु का मूल्य निर्धारण जो है वो एक मांग तत्व पर निर्भर करता है। वस्तु का मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। इसी प्रकार से वस्तु का मूल्य और पूर्ति में यदि हम संबंध देखें, तो पूर्ति का नियम जो अपन देख चुके हैं, पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है, क्योंकि उत्पादक का उद्देश्य होता है, जो पूर्ति करता है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे उत्पादक हो, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वो कम पूर्ति करता है, ज्यादा सामान नहीं बेचता। क्यों? क्योंकि हानि होगी उसे। और यदि वस्तु की कीमत अधिक होती है तो अधिक सामान बेचेगा, क्योंकि लाभ होगा उसे। तो यहाँ वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होगा। पहला और आखिरी कॉलम आप देखिए कि वस्तुओं का मूल्य जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, पूर्ति क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। 100 200 300 400, हम कोई भी अंक ऐसे ले लेंगे कि एक में मांग के साथ विपरीत संबंध होगा मूल्य के साथ, और मूल्य के साथ पूर्ति का संबंध जो है वो सीधा होगा। अब तीनों कॉलम में हम देख रहे हैं कि एक मूल्य ऐसा है जो 3 रुपये मूल्य ऐसा है जिस पर की वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जो है वो बराबर है। ये मैं ब्लॉक कर रही हूँ। इसमें देखो आप 3 मूल्य है, उस पर वस्तु की मांग भी 300 और पूर्ति भी 300 है। फिर अपन देखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये काल्पनिक स्थिति है, ऐसा वास्तव में नहीं होता। यही है मूल्य निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण उस बिंदु पर होता है, या वही मूल्य होता है जिस पर की वस्तु की जितनी मांग होती है उतनी ही पूर्ति। यानी जितना माल आएगा बाजार में उतना पूरा का पूरा बिक जाएगा, यानी ये बाजार को साफ कर देता है। 300 मांग है और 300 ही पूर्ति, इस मूल्य को हम कहते हैं संतुलन मूल्य।
और 3 के ऊपर जो 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, ये बाजार मूल्य कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे बाजार मूल्य? क्योंकि यहाँ मांग पूर्ति का अस्थायी संतुलन है। देखो जब कीमत 2 हो जाती है तो यहाँ वस्तु की मांग है 400 और पूर्ति है 200। इसी प्रकार से वस्तु की मूल्य यदि 1 हो जा रही है तो यहाँ वस्तु की मांग तो 500 है और पूर्ति है 100, यानी कम अधिक हो रहा है। इसी प्रकार से कीमत यदि 3 से बढ़कर 4 हो जाती है तो मांग है 200 और पूर्ति है 400, यानी असमानता है, कहीं मांग अधिक है कहीं पूर्ति अधिक है। तो 3 जो है वो संतुलन मूल्य कहलाएगा और 3 के ऊपर जो 2, 1, 4, 5 ये कहलाएंगे बाजार मूल्य। इसको हम चित्र के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। एक्स अक्ष पर जैसे वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों ली गई हैं, वही तालिका है ये। तालिका के आधार पर हम चित्र बना सकते हैं। अब चित्र में आप भले अंक के आधार पर न बनाओ, लेकिन हम इस तरीके से वक्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी हमने देखा, जो डी मांग वक्र है इसकी दिशा बाएं से दाएं नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों में वस्तु की कीमत में और मांग में विपरीत संबंध होता है। तो जो डी वक्र है वो बाएं से दाएं ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, जो डी वक्र दिखाया गया है ये। और वस्तु की कीमत के साथ पूर्ति का संबंध सीधा होता है, तो ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर गया है, ये पूर्ति वक्र है। अब ये दोनों ई बिंदु पर कटन बिंदु है। ये कटन बिंदु ये दिखा रहा है कि वस्तु की कीमत जो है वो कितनी है, ये P3, ये 3 P कीमत जो है ये 3 जो है वो वस्तु की कीमत है, जिस पर जितनी मांग उतनी पूर्ति थी 300। ये 300 मांग है और 300 ही पूर्ति है। तो यही संतुलन मूल्य है, जिस पर की जितनी मांग उतनी ही पूर्ति होती है। अब हम स्थिति देखें, यदि मान लो कीमत 3 से बढ़कर 4 हो जाती है, ये 3 से बढ़कर 4 हुई, तो यहाँ मांग कितनी है, ये 4 से ये डी ये टच कर रहा है, यहाँ तक इतनी तो मांग है और पूर्ति जो है वो इतनी है, यहाँ से लेके ये इतनी पूर्ति, तो पूर्ति अधिक है और मांग कम है, तो ये अतिरिक्त पूर्ति। जब अतिरिक्त पूर्ति होती है बाजार में तो वास्तव में क्या होता है, कीमतें जो होती हैं वो गिरने लगती हैं। तो कीमत पुनः कहाँ जाएगी, नीचे ई बिंदु की ओर हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम कीमत 3 से कम होकर यदि 2 होती है तब क्या हो रहा है, ये एस को जो टच कर रहा है इतनी तो पूर्ति है, इतनी पूर्ति है और मांग जो है वो ये अधिक है, मांग अधिक है, अतिरिक्त मांग है। तो अतिरिक्त मांग जो होती है वस्तु की कीमत में वृद्धि कर देती है। यानी 4 और 2 कीमत है, ये वास्तविक स्थितियां। यदि मांग कम पूर्ति अधिक होती है तो बाजार में क्या होता है, कीमतें कम होने लगती हैं। और यदि कीमत 2 रुपए हुई, इस पर क्या हो रही है कि पूर्ति कम है और मांग अधिक है, और वास्तव में क्या होता है, यही होता है कि मांग अधिक होती है तो कीमतें क्या होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। तो ई जो है वो संतुलन मूल्य है। ये ई जो है वो कौन सा मूल्य है, संतुलन। इसके आसपास जो मूल्य है 4, 2, ये मूल्य जो है वो कैसे हैं, मूल्य है बाजार मूल्य। इसकी हम चित्र के द्वारा व्याख्या भी करेंगे, जैसे अपन ने चित्र बनाया उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये व्याख्या लिखी हुई है, एक्स अक्ष पर मांग पूर्ति है, वाई अक्ष पर कीमत है, डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है, दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, ये संतुलन मूल्य है, क्योंकि एक दूसरे का कटन बिंदु ये ई जो है वो साम्य बिंदु है। फिर कीमत यदि बढ़ जाती है तो यहाँ अतिरिक्त पूर्ति के कारण कीमत कम होने लगती है। कीमत 3 से घटकर 2 हुई तो अतिरिक्त मांग के कारण कीमत पुनः ऊपर चली जाती है। और निष्कर्ष में जैसे हम नीचे लिख सकते हैं कि जिस बिंदु पर मांग वक्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वही संतुलन मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण का बिंदु होता है। अगला प्रश्न है, लाभ अधिकतमीकरण को विस्तार से समझाइए। अब लाभ अधिकतमीकरण यानी अधिकतम लाभ होना, लाभ की अधिक मात्रा। कोई भी फर्म जब उत्पादन करती है तो उसे अधिकतम लाभ कब होता है, उसको हमें विस्तार से समझाना है। क्योंकि फर्म का उद्देश्य तो होता है लाभ कमाना, तो अधिकतम लाभ वह किस बिंदु पर उत्पादन करे कि उसे लाभ जो है वो अधिकतम हो, ये पूछा गया प्रश्न में। तो जैसे कि लिखा हुआ है, किसी फर्म को कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए ताकि उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके, यही पूछा गया है प्रश्न में कि किसी फर्म को कितना उत्पादन करना चाहिए कि उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। तो फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति में ही संतुलन में होगी। फर्म संतुलन कब होगी, जब उसे अधिकतम लाभ हो रहा हो। फर्म का अधिकतम लाभ हम देखेंगे तो उसके लिए समीकरण है पाई बराबर कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत। तो यहाँ लाभ, अधिकतम लाभ को पाई के द्वारा शो किया गया है। अब कुल संप्राप्ति क्या है, कुल लागत क्या है। कुल संप्राप्ति यानी टोटल प्रोग्रेस, जो भी उत्पादन करके जो भी उसे प्राप्त, ये हम प्राप्ति से कर सकते हैं।
उत्पादित वस्तु को बेचकर जो उसे आय प्राप्त हो रही है वो कहलाती है कुल संप्राप्ति। वस्तु को विक्रय करके जो प्राप्त हो रहा है वो कहलाएगी कुल संप्राप्ति। और माइनस कुल लागत यानी वस्तु के निर्माण में होने वाला व्यय क्या कहलाएगा? कुल लागत। अब फर्म का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो वो यही चाहेगा ना कि लागत कम हो और आय ज्यादा हो, यानी संप्राप्ति ज्यादा हो और लागत कम हो। तो जितनी अधिक कीमत पर वो बेचेगा और उसकी लागत जितनी कम होगी उतना ही उसे लाभ होगा। अब कुल संप्राप्ति अधिक होना चाहिए और लागत कम होना चाहिए, इसमें जितना अधिक अंतर होगा उतना अधिक उसे लाभ प्राप्त होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि लाभ कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत का अंतर होता है। जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है, निर्गत यानी होता है उत्पादित मात्रा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। निर्गत यानी होता है वस्तु के उत्पादन में जो मात्रा प्राप्त होती है वो निर्गत कहलाती है। तो जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती जाती है, कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत में भी वृद्धि होगी। हम उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे तो संप्राप्ति भी प्राप्त होगी हमको और लागत भी प्राप्त होगी, दोनों वृद्धि होगी। लेकिन इसके बीच में कुछ स्थितियां बनती, 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि जब कोई उत्पादक अपना उत्पादन प्रारंभ करता है तो उसकी जो लागत जो होती है वो अधिक होती है। और यहाँ ये ग्रेटर देन लगाना है, यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है, ये इसको अपन इस तरीके से लगाएंगे। यानी प्रारंभ में क्या होता है कि सीमांत लागत अधिक होती है और संप्राप्ति कम होती है, क्योंकि कोई भी उत्पादक जब उत्पादन प्रारंभ करेंगे तो उसे स्थिर लागतों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, परिवर्तनशील लागतों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। धीरे धीरे उसका उत्पादन प्रारंभ होता है तब उसे संप्राप्ति प्राप्त होती है। तो सीमांत लागत उसकी जो होती है वो ज्यादा होती है, प्रति इकाई लागत ज्यादा होती है और प्रति इकाई प्राप्त होने वाली आय जो होती है प्रारंभ में कम होती है। फिर एक स्थिति और ये बनती है कि सीमांत लागत और सीमांत संप्राप्ति जो होती है बराबर होती है। यानी ये बिंदु कब आता है? जब उत्पादक अपना धीरे धीरे उत्पादन की मात्रा बढ़ाता है। तो एक स्थिति में वह कहता है ना कि अब हमारी इतनी अभी तो हमारी लागत निकली है, अभी तो हमारा मशीन का किराया निकला है। ये वही बिंदु है कि जितनी उसकी लागत होती है उतनी उसकी संप्राप्ति होती है। फिर एक बिंदु और क्या होता है कि जिसमें सीमांत संप्राप्ति कम होती है और लागत जो होती है वो अधिक होती है। सॉरी, यहाँ अपने को ये इस तरीके से करना है, ये पहले सही था। ये सीमांत संप्राप्ति जो है वो अधिक होती है और सीमांत लागत जो होती है वो कम होती है। तो आगे देखेंगे, इसको और भी अच्छे से हम समझेंगे कि फर्म को अधिकतम लाभ के बिंदु प्राप्त करने के लिए 3 शर्तें पूर्ण करनी होती हैं। तो वो तो अभी अपन ने पिछला जो देखा था वो सामान्य भाषा में देखा था, लेकिन अब चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सी उसे 3 शर्तें पूरी करनी होंगी फर्म को। पहली शर्त है कि कीमत P सीमांत लागत के बराबर हो। दूसरी शर्त है कि जिस बिंदु पर कीमत P और सीमांत लागत बराबर हो वहां सीमांत लागत ह्रासमान ना हो। तीसरी शर्त है कि अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तन लागत से अधिक हो, जिसे हम P ग्रेटर देन ABC कह सकते हैं, और दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक हो, यानी P ग्रेटर देन AC। ये तीनों स्थितियों को हम चित्र के द्वारा समझेंगे। तो ये जो चित्र है ये फर्म के द्वारा जब उत्पादन की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है इसको दिखाया गया है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो उद्योग जो होता है वो कीमत जो तय करता है उसी कीमत पर फर्म अपनी कीमत तय करता है, वो कीमत नहीं बदल सकता फर्म। अब फर्म के द्वारा जो P कीमत तय की गई है, ये P कीमत, अब इसी P कीमत पर वह उत्पादन की मात्रा बढ़ा रहा है। पहले Q1 मात्रा बढ़ाई, ये Q1 मात्रा बढ़ाई। अब इसमें जो सीमांत लागत वक्र है ये U आकृति का दिखाया गया है। अब इस U आकृति में जो A और B 2 कटन बिंदु हैं, जो A बिंदु जो कटन बिंदु है इसके पूर्व की स्थिति यही है कि ये ऊपर लागत वक्र है, ये लागत ऊपर है ये वाला, और P जो कीमत जो है वो नीचे है, यानी संप्राप्ति जो है वो कम है, यानी लागत अधिक है और अभी आगम कम है। यानी उत्पादक जब अपना उत्पादन प्रारंभ करता है तो उसे स्थिर लागतें जो की व्यवस्था करनी पड़ती है, धीरे धीरे परिवर्तनशील लागतों की व्यवस्था करनी, तब वो उत्पादन प्रारंभ करता है। शुरू में तो लागत अधिक होती है और आगम कम, तो यहाँ सीमांत लागत अधिक है और कीमत जो है वो कम है। तो A कटन बिंदु है ये। इसके बाद धीरे धीरे वो अपना उत्पादन बढ़ा रहा है, ये Q2, Q3
और Q4। अब Q4 उत्पादन का बिंदु है, इस पर जो है वो B कटन बिंदु है। अब इस B कटन बिंदु और A कटन बिंदु में क्या अंतर है कि B कटन बिंदु के पूर्व ये जो अपने को ये अंतर दिख रहा है, ये P बिंदु और U आकृति के इसके बीच में जो अंतर दिख रहा है, यहाँ उसने फर्म ने पूरा लाभ कमा लिया है। अब जो बी बिंदु है, यही जो है फर्म का अधिकतम लाभ के फर्म के लाभ अधिकतमीकरण का बिंदु है। क्यों है ये? क्योंकि इस पर इसके पूर्व जो है उत्पाद फर्म ने लाभ कमा लिया है। अब इस बिंदु पर जो शर्त है वो दूसरे नंबर की शर्त देखिए कि जिस बिंदु पर पी और सीमांत लागत बराबर हो और वहां सीमांत लागत ह्रासमान ना हो। ये जो सीमांत लागत वक्र है ये ऊपर की ओर जा रहा है। ह्रासमान से आशय क्या है? जब वो नीचे की ओर जाता तो ह्रासमान कहलाता है। तो ये जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है यानी ह्रासमान नहीं है। ए बिंदु कटन बिंदु है तो वो अधिकतमीकरण का बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो वक्र है वो ह्रासमान ऊपर से नीचे जा रहा है। लेकिन बी बिंदु पर जो कटन बिंदु है ये ह्रासमान नहीं है क्योंकि वक्र जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये शर्त पूरी कर रहा है कि पी सीमांत लागत के बराबर भी है और जो वक्र है वो ह्रासमान नहीं है। तीसरी शर्त है कि अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तन लागत से अधिक हो। यानी जो कीमत है ये औसत, यहाँ औसत परिवर्तनशील लागत इसलिए लिखा गया है क्योंकि अल्पकालीन स्थिति को बताया गया। अल्पकाल में क्या होता है कि परिवर्तनशील लागतें होती हैं और दीर्घ काल में जो होती है वो औसत लागत होती है। तो ये दोनों जो है वो P अधिक है और लागत जो है वो कम है। तो इस प्रकार से तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। और Q4 से यदि Q5 Q6 से यदि उत्पादन प्रारंभ कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ये लंब डला हुआ है। इस लंब में क्या दिख रहा है? पुनः लागत जो है वो ऊपर, लागत वक्र ऊपर चला गया है यानी लागत अधिक और कीमत कम, यानी यहाँ फिर हानि की दशा है। यहाँ फिर हानि की दशा है। तो यहाँ जो है ये जो अंतर है, ये बीच का जो गैप है, ये क्या दिखा रहा है कि फर्म ने पूरा जो है वो लाभ कमा लिया है और बी बिंदु जो है वो लाभ अधिकतमीकरण का बिंदु है। इस प्रकार से हम चित्र की व्याख्या लिख सकते हैं। चित्र की व्याख्या जरूर लिखना है कि एक्स अक्ष पर निर्गत उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है, वाय पर कीमत और सीमांत लागत को दर्शाया गया है, पी कीमत को सीमांत लागत वक्र ए और बी बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। चित्र में कटन बिंदु बी तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है। वही तीनों शर्तें अपन ने फिर से लिख दी। क्या तीन शर्त? की कीमत पी सीमांत लागत के बराबर है एक तो, और दूसरी शर्त इस बिंदु पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं है, और तीसरी कीमत औसत परिवर्तनशील लागत एवं औसत लागत से अधिक है। थैंक यू।